हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हृदय से संबंधित उपन्यासों को देखने वाले हैं। हृदय का जीवन काल 1930 से 2016 तक रहा है। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, हृदय स्वयं को प्रगतिवाद के प्रतिबद्ध लेखन से अलग करते हुए भी क्या मानते हैं? ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी रूढ़िवादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी प्रगतिशील। सही उत्तर होगा प्रगतिशील मानते हैं अपने आप को। हृदय से संबंधित उनके उपन्यास देख लेते हैं। उनका सबसे पहला उपन्यास है गांठ, जिनका प्रकाशन वर्ष 1970 है। हत्या 1971 प्रकाशन वर्ष है। एक कहानी अंतहीन 1972 प्रकाशन वर्ष है। सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976 प्रकाशन वर्ष है। सांड 1981 प्रकाशन वर्ष है। पूर्व जन्म 1985 प्रकाशन वर्ष है। दंडनायक 1990 प्रकाशन वर्ष है। पगली घंटी 1995 प्रकाशन वर्ष है। किस्सा हवेली 2004 प्रकाशन वर्ष है। चार दरवेश 2011 प्रकाशन वर्ष है। शब्द भी हत्या करते हैं 2012 प्रकाशन वर्ष है। स्वस्थ अस्वस्थ लोग 2018 प्रकाशन वर्ष है। इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं, हृदय अपने को प्रगतिवाद के प्रतिबद्ध लेखन से अलग करते हुए भी प्रगतिशील मानते हैं। वे अपने को दृष्टि के नाम पर मैंने अपने को प्रगतिशील रखने की कोशिश की है। इस प्रगतिशील में एक और तो आधुनिकता आ जाती है, अर्थात जो पुराना हो गया है, अनुपयोगी है और समय द्वारा खड़े किए जा रहे नए सवालों से टकरा नहीं सकता, उसको निरंतर छोड़ते चलना, और दूसरी ओर दलित शोषित यानी सर्वहारा वर्ग की पक्षधरता करते हुए शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई का वातावरण बनाना। हृदय ने अपने उपन्यासों में यही किया है। क्रमशः उनके उपन्यासों में उनकी दृष्टि साफ होती दिखाई गई है। अगर आप देखें तो ये जो कथन था वो हृदय ने अपने विषय में स्वयं लिखा है। अगला प्रश्न है, हृदय के अनुसार प्रगतिशील होने में कौन सी दो मुख्य बातें शामिल हैं? पहला, केवल नया साहित्य लिखना और पुराने को भूल जाना। ऑप्शन बी, केवल समाज में सम्मान पाना और अतीत को याद करना। ऑप्शन सी, निरंतर अनुपयोगी पुराने को छोड़ते चलना और दलित सर्वहारा वर्ग की पक्षधरता करते हुए शोषण के विरुद्ध लड़ना। ऑप्शन डी, केवल व्यवस्था के भयानक यथार्थ को अंधेरे के रूप में प्रस्तुत करना। हृदय के अनुसार प्रगतिशील होने में कौन सी दो मुख्य बातें शामिल हैं? सही उत्तर होगा सी, निरंतर अनुपयोगी पुराने को छोड़ते चलना और दलित सर्वहारा वर्ग की पक्षधरता करते हुए शोषण के विरुद्ध लड़ना। अगला प्रश्न है तीसरा, गांठ उपन्यास में गांठ किसका प्रतीक है और इस उपन्यास में कौन सा प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है? ऑप्शन ए, प्रेम का प्रतीक, जीवन की शुरुआत कैसे हो। ऑप्शन बी, व्यक्ति के मन, सामाजिक संबंधों और पूरी व्यवस्था का प्रतीक, व्यवस्था के यथार्थ को उजाले में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऑप्शन सी, जातिगत बंधनों का प्रतीक, दलित वर्ग कैसे सिर उठाए। ऑप्शन डी, पुराने संस्कारों का प्रतीक यानी नया युग कैसे शुरू हो। गांठ उपन्यास में गांठ प्रतीक है। बी, व्यक्ति के मन, सामाजिक संबंधों और पूरी व्यवस्था का प्रतीक, व्यवस्था के यथार्थ को उजाले में कैसे परिवर्तित किया जाए। यह इस उपन्यास में अनुत्तरित प्रश्न रह जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गांठ एक प्रतीक है। यह गौर व्यक्ति के मन में है। यह गांठ व्यक्ति के मन में है, सामाजिक संबंधों में है और पूरी व्यवस्था में है। लेखक ने इस उपन्यास में व्यवस्था के भयानक यथार्थ को अंधेरे के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु उसे उजाले के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, यह प्रश्न यहाँ अनुत्तरित है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक पतन पर टिप्पणी की गई है, जहाँ पूरे समाज की हत्या करने वाला भोलानाथ सम्मान पाता है और निरीह शिवनारायण को फांसी दे दी जाती है। ऑप्शन ए, एक अंतहीन कहानी। ऑप्शन बी, हत्या। ऑप्शन सी, सफ़ेद घोड़ा काला सवार। ऑप्शन डी, सांड। सही उत्तर होगा हत्या। हत्या उपन्यास में शिवनारायण को फांसी दे दी जाती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हत्या उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक पतन पर सार्थक टिप्पणी की गई है। इसमें पूरे समाज की हत्या करने वाला भोलानाथ समाज में सम्मान पाता है और निरीह शिवनारायण को खतरनाक व्यक्ति बताकर फांसी दे दी जाती है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म उपन्यास के माध्यम से हृदय ने क्या प्रेरणा दी है? ऑप्शन ए, परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर लेना। ऑप्शन बी, जीवन में संघर्ष चेतना को जागृत करने और बाधाओं से जूझकर उनसे ऊपर उठने की कोशिश करना। ऑप्शन सी, पुराने संस्कारों को त्यागना। ऑप्शन डी, केवल सकारात्मक भावना का संचार करना। पुनर्जन्म उपन्यास के माध्यम से हृदय ने क्या प्रेरणा दी है? सही उत्तर होगा जीवन में संघर्ष चेतना को जागृत करने और बाधाओं से जूझकर उनसे ऊपर उठने की
कोशिश करना। पुनर्जन्म उपन्यास में परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ बनारसी प्रसाद गुप्त के आत्महत्या कर लेने पर उनका पुत्र दीपक निराश नहीं होता। वह मां के साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दीपक के रूप में मानव बनारसी प्रसाद का पुनर्जन्म होता है। किसी के अंतर से नकारात्मक और रुग्ण भावनाओं को निकालकर उसमें सही, स्वस्थ और सकारात्मक भावना का संचार करना ही उसे पुनर्जन्म देना है। इस प्रकार हृदयेश ने पुनर्जन्म में जीवन में संघर्ष चेतना को जागृत करने और निरंतर बाधाओं से जूझकर उनसे ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में जेल स्वयं कथा कहती है और वर्तमान न्याय व्यवस्था पर प्रहार किया गया है? ऑप्शन ए दंडनायक, ऑप्शन बी पगली घंटी, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी शब्द भी हत्या करते हैं। सही उत्तर होगा बी पगली घंटी में जेल स्वयं कथा कहती है। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है, पगली घंटी उपन्यास में जेल जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें जेल स्वयं कथा कहती है। लेखक ने इस शैली का प्रयोग शायद जेल जीवन के यथार्थ को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया है। उपन्यास में जेल जीवन की अनेक स्थितियों, तथ्यों और सूचनाओं को सामने रखने के साथ ही वर्तमान न्याय व्यवस्था पर भी प्रहार किया गया है। उपन्यास में कलात्मक संयम का अभाव खटकता है। अगला प्रश्न है, किस्सा हवेली उपन्यास में हवेली किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए केवल जमींदारों की समृद्धि का, ऑप्शन बी हमारी संपूर्ण सामाजिक संरचना या वन व्यवस्था पर आधारित का, ऑप्शन सी अवध की नवाबी का, ऑप्शन डी जेल जीवन के यथार्थ का। सही उत्तर होगा हमारी संपूर्ण सामाजिक संरचना वन व्यवस्था पर आधारित होने का। संबंधित तथ्य है, किस्सा हवेली एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हवेली हमारी संपूर्ण सामाजिक संरचना का प्रतीक है। जिस प्रकार हवेली क्रमशः टूटती बिखरती जा रही है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था पर आधारित हमारी सामाजिक संरचना भी टूट रही है। सदियों से पीड़ित दलित वर्ग अब अपना सर उठा रहा है। स्त्रियां भी जाग चुकी हैं। हृदयेश ने इस उपन्यास में पूरी सजगता के साथ इस परिवर्तन को न केवल अंकित किया है, वरन उसे पूरी सहानुभूति भी दी है। उपन्यास का शीर्षक किस्सा हवेली साभिप्राय है। पूरे उपन्यास में लेखक ने किस्सागो की तरह ही हवेली के मालिक को खासतौर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह के 4 बेटों के घर परिवार की कहानी कही है। ये 4 बेटे ठाकुर खानदान के उस 5वीं पीढ़ी के हैं जिनके परदादा ठाकुर गजराज सिंह थे। हृदयेश ने उस 5वीं पीढ़ी का किस्सा बयान करने के पहले की पीढ़ियों की संक्षिप्त जानकारी दी है। पृष्ठभूमि में अवध की नवाबी और नवाबों की पतंग गाथा भी है, जिसके चलते वैध अवैध तरीके से ठाकुर खानदान के पूर्वजों ने जमीनी जायदाद बटोरी। अंततः उन्हीं में से एक के जरिए यह हवेली अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार किस्सा हवेली किसका चित्रण करता है? ऑप्शन ए केवल एक हवेली के मालिकों के प्रेम संबंधों का, ऑप्शन बी 19वीं और 20वीं शताब्दी के हिंदी भाषी विशेषतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोहिलखंड के सामाजिक जीवन और उसमें आने वाले बदलाव का, ऑप्शन सी केवल दलित वर्ग के विद्रोह का, ऑप्शन डी देश के नैतिक पतन का। सही उत्तर होगा बी 19वीं और 20वीं शताब्दी के हिंदी भाषी विशेषता पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुहेलखंड के सामाजिक जीवन और उसमें आने वाले बदलाव का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार किस्सा हवेली उपन्यास एक हवेली के बहाने 19वीं और 20वीं शताब्दी के हिंदी भाषी विशेषतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड के सामाजिक जीवन और उसमें आने वाले पीढ़ियों पर आधारित है। लेकिन हवेली पूरे ऐतिहासिक समाज का प्रतीक और प्रतिनिधि है। हवेली के पात्र हवेली के बाहर रहने वाले पात्रों से मिलते टकराते हैं और अंततः संबद्धता उभरती है। वह कथा को व्यापक समाज कथा में अपने आप रूपांतरित कर देती है। अगला प्रश्न है, 4 दरवेश उपन्यास में 4 वृद्ध रामप्रसाद गुप्ता, शिवशंकर, दिलीप चंद्र और चिंताहरण किस पर बैठकर अपने सुख दुख और अतीत को कुतरते हैं? ऑप्शन ए हवेली के बरामदे पर, ऑप्शन बी सूखे नाल की पुलिया पर बनी फसील नुमा मुंडेर पर, ऑप्शन सी किसी सरकारी दफ्तर में, ऑप्शन डी जेल के अहाते में। सही उत्तर होगा सूखे नाले की पुलिया पर बनी फसील नुमा मुंडेर पर। 4 दरवेश उपन्यास में 4 वृद्धों रामप्रसाद गुप्ता, शिवशंकर, दिलीप चंद्र और चिंताहरण के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। 5वें व्यक्ति के रूप में स्वयं कथाकार उपस्थित है। ये वृद्ध सूखे नाले की पुलिया पर बनी फसील नुमा मुंडेर पर रोज सायं
बैठकर अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ ही अपने अतीत को कुतरते हैं, वर्तमान को कोसते हैं और समय के साथ हुए बदलाव का खाका भी खींचते जाते हैं, जिससे जिंदगी में आ रही भौतिकवादी बदलावों की ओर इशारा भी करते हैं। उपन्यास वृद्ध जीवन की व्यवस्था, लालसा व विषाद को भी बड़े ही सशक्त ढंग से सामने रखता है। वस्तुतः उपन्यास एक दारुण यथार्थ से हमारा साक्षात्कार कराता है, उस यथार्थ से जिससे हम सभी घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द भी हत्या करते हैं उपन्यास की मूल कथा भूमि क्या है और इसमें लेखक ने किसे तरजीह दी है? ऑप्शन ए जेल जीवन की पृष्ठभूमि न्याय, ऑप्शन बी हवेली की पृष्ठभूमि सामंती मूल्य, ऑप्शन सी कस्बाई पृष्ठभूमि सभी प्रकार की विचारधाराओं पर मानवीयता को, ऑप्शन डी राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रगतिशील सिद्धांत। सही उत्तर होगा कस्बाई पृष्ठभूमि सभी प्रकार की विचारधाराओं पर मानवीयता को महत्व दिया गया है। संबंधित तथ्य हैं, शब्द भी हत्या करते हैं कस्बाई पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है जो हृदय की मूल कथा भूमि है। इस उपन्यास में लेखक ने सभी प्रकार की विचारधाराओं पर मानवीयता को तरजीह दी है। सब मिलाकर हृदय जीवन के यथार्थ को सही संदर्भ में देखने और उसके अनेक रूपों में व्यक्त करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। अगला तथ्य है एक अंतहीन कहानी, यह भी इनका उपन्यास है हृदय का। इसमें व्यवस्था के जहरीले कुप्रभाव को अंतहीन मानकर उसे इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला उपन्यास है सफ़ेद घोड़ा काला सवार। इस उपन्यास में आज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है। अगला उपन्यास है सांड। सांड में शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अगले रचनाकार हैं मार्कंडे। मार्कंडे का जीवनकाल है 1932 से 2010। मार्कंडे से संबंधित पहला प्रश्न है, मार्कंडे के कुल कितने उपन्यास प्रकाशित हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर होगा 2। मार्कंडे के कुल 2 उपन्यास प्रकाशित हैं। एक है सेमल का फूल 1959 प्रकाशन वर्ष है, दूसरा है अग्निबीज 1981 प्रकाशन वर्ष है। मार्कंडे से संबंधित दूसरा प्रश्न है, मार्कंडे का कौन सा उपन्यास विशेष रूप से चर्चित हुआ है? ऑप्शन ए सेमल का फूल, ऑप्शन बी अग्निबीज, ऑप्शन सी गांव का नेता, ऑप्शन डी धरती धन्ना अपना। सही उत्तर होगा अग्निबीज इनका सबसे ज़्यादा चर्चित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास में किस वर्ष के आसपास के राजनीतिक संदर्भ को केंद्र में रखा गया है? ऑप्शन ए 47 से 48, ऑप्शन बी 53 से 54, ऑप्शन सी 60 से 61, ऑप्शन डी 80 से 81। अग्निबीज उपन्यास में 53 से 54 के राजनीतिक संदर्भ को केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास में किस चेतना के विरुद्ध जागृत होती हुई क्रांति धर्मा युवा चेतना को चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए गांधीवादी चेतना, ऑप्शन बी अप्रासंगिक होती हुई राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी अवसरवादी नेताओं की चेतना, ऑप्शन डी वर्ग व्यवस्था की चेतना। अग्निबीज उपन्यास में अप्रासंगिक होती हुई राजनीतिक चेतना को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास के ग्रामीण परिवेश में कितनी पीढ़ियां एक साथ देखी जा सकती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अग्निबीज उपन्यास के ग्रामीण परिवेश में कितनी पीढ़ियां हैं? 3 पीढ़ियां एक साथ देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास में पहली पीढ़ी किस प्रकार की है जिसे पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया है? ऑप्शन ए आदर्शवादी गांधी भक्तों की, ऑप्शन बी प्रगतिशील विचारधारा के क्रांति धर्मा युवाओं की, ऑप्शन सी अवसरवादी राजनीतिज्ञों की, ऑप्शन डी सामंती मूल्यों की समर्थक। सही उत्तर होगा आदर्शवादी गांधी भक्तों की पहली पीढ़ी है जिसे पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया है। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास में अवसरवादी राजनीतिज्ञों की दूसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कौन सा पात्र करता है? ऑप्शन ए अग्निबीज, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी ज्वाला सिंह जो भूतपूर्व जमींदार हैं, ऑप्शन डी तरुण। तो अग्निबीज उपन्यास में अवसरवादी राजनीति की दूसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं ज्वाला सिंह जो भूतपूर्व जमींदार भी हैं। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास की तीसरी पीढ़ी तरुण अग्निबीजों की विचारधारा क्या है? ऑप्शन ए अवसरवादी और स्वार्थपरक, ऑप्शन बी रूढ़िवादी और यथास्थितिवादी, ऑप्शन सी प्रगतिशील विचारधारा और जीवन में क्रांति के पक्षधर, ऑप्शन डी केवल राजनीतिक चेतना से प्रभावित। सही उत्तर होगा सी प्रगतिशील विचारधारा और जीवन में क्रांति के पक्षधर। अगला प्रश्न है, तरुण अग्निबीज किस व्यवस्था को मिटाकर सच्चे समाजवाद की स्थापना करना चाहता है? ऑप्शन ए केवल पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन सी जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन डी अवसरवादी नेतृत्व।
सही उत्तर होगा वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था। अगला प्रश्न है, अग्निबीज उपन्यास का मुख्य संकेत किस ओर है? ऑप्शन ए पुरानी पीढ़ी के आदर्शों की वापसी, ऑप्शन बी अवसरवादी नेताओं की स्थायी जीत, ऑप्शन सी ग्रामीण जीवन के अभिशाप का वर्णन, ऑप्शन डी समाज की रूढ़ियों और अंतर्विरोधों से जूझने वाली अग्निबीज पीढ़ी की कल्पना करके नई दिशा की ओर। सही उत्तर होगा तीसरा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अग्निबीज उपन्यास में सन 1953 से 54 के आसपास के राजनीतिक संदर्भ को केंद्र में रखकर अप्रासंगिक होती हुई राजनीतिक चेतना के विरुद्ध जागृत होती हुई क्रांति धर्मा युवा चेतना को ग्रामीण परिवेश में चित्रित किया गया है। गाँव में आज 3 पीढ़ियाँ एक साथ देखी जा सकती हैं। एक पीढ़ी आदर्शवादी गांधी भक्तों की है जो पृष्ठभूमि में ढकेल दी गई है। दूसरी पीढ़ी अवसरवादी राजनीतिज्ञों की है जिसने आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है। इसमें ज्वाला सिंह जैसे भूतपूर्व जमींदार सक्रिय हैं। तीसरी पीढ़ी तरुण अग्निबीजों की है। यह अग्निबीज प्रगतिशील विचारधारा के हैं और जीवन में क्रांति के पक्षधर हैं। वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को मिटाकर सच्चे समाजवाद की स्थापना चाहते हैं। गाँव में अभी भी ज्वाला सिंह जैसे स्वार्थी अवसरवादी नेता का ही बोलबाला है, किंतु अग्निबीजों की नई चुनौती उन्हें सशंकित कर रही है। इस प्रकार उपन्यासकार ने समाज की रूढ़ियों और अंतर्विरोधों से जूझने वाली अग्निबीज पीढ़ी की कल्पना करके नई दिशा की ओर संकेत किया है। अगले रचनाकार हैं मुद्रा राक्षस, जिनका समय 1933 से 2015 है। मुद्रा राक्षस के इनसे संबंधित प्रश्न है। मुद्रा राक्षस के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन ए केवल मूल्यों के क्षय का चित्रण करना, ऑप्शन बी केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रहार करना, ऑप्शन सी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के समूचे तंत्र को बेनकाब करके नई व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना, ऑप्शन डी केवल नक्सलाइट नेताओं का समर्थन करना। मुद्रा राक्षस के उपन्यासों का मूल स्वर है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के समूचे तंत्र को बेनकाब करके नई व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रगतिशील तत्वों को संगठित करना। अगला प्रश्न देखने से पहले इनके समस्त रचनाओं को देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की पहली रचना है अचला एक मनःस्थिति, प्रकाशन वर्ष 1978। दूसरा है शोक संवाद, प्रकाशन वर्ष 1980। मेरा नाम तेरा नाम, प्रकाशन वर्ष 1980। हम सब मनसा राम, प्रकाशन वर्ष 1981। शांति भंग, प्रकाशन वर्ष 1982। प्रपंच तंत्र, प्रकाशन वर्ष 1985। दंड विधान, प्रकाशन वर्ष 1986। अर्धवृत्त, प्रकाशन वर्ष 2012। नारकीय, प्रकाशन वर्ष 2013। अगला प्रश्न है प्रपंच तंत्र उपन्यास में मुद्रा राक्षस ने किन विषयों पर गहरा व्यंग्यात्मक प्रहार किया है? ऑप्शन ए केवल जमींदारी प्रथा और बाल विवाह, ऑप्शन बी पुलिस कानून शिक्षा प्रणाली राजनीतिक भ्रष्टाचार दल बदल धर्मांधता चिकित्सा व्यवस्था और दहेज प्रथा, ऑप्शन सी केवल मार्क्सवादी नेताओं की हथियारबंद क्रांति, ऑप्शन डी केवल शोषितों के नेता और उनकी गोलियों से हत्या। सही उत्तर होगा बी पुलिस कानून शिक्षा प्रणाली राजनीतिक भ्रष्टाचार दल बदल धर्मांधता चिकित्सा व्यवस्था और दहेज प्रथा। अगला प्रश्न है मेरा नाम तेरा नाम उपन्यास में किसे केंद्र में रखकर सभी प्रकार के मूल्यों के क्षय का चित्र खींचा गया है? ऑप्शन ए भद्रा गांव को, ऑप्शन बी मुंशी मंत्रीलाल को, ऑप्शन सी राजधानी को, ऑप्शन डी नक्सलाइट आंदोलन को। सही उत्तर होगा मेरा नाम तेरा नाम उपन्यास में राजधानी को केंद्र रखकर सभी प्रकार के मूल्यों के क्षय का चित्र खींचा गया है। अगला प्रश्न है मेरा नाम तेरा नाम के अनुसार आज राजनीतिज्ञों की सारी राजनीति किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए मूल्यपरक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी स्वस्थ दिशा पर, ऑप्शन सी अश्लील समझौतों पर, ऑप्शन डी जनशक्ति के संगठन पर। सही उत्तर होगा अश्लील समझौते पर। तथ्य है मेरा नाम तेरा नाम में राजधानी को केंद्र में रखकर सभी प्रकार के मूल्यों के क्षय का चित्र खींचा गया है। आज राजनीतिज्ञों की सारी राजनीति मूल्यपरक न होकर अश्लील समझौते पर केंद्रित है। सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति तत्वहीन हो गए हैं। मार्क्सवादी नेताओं की हथियारबंद क्रांति भी किसी स्वस्थ दिशा का संकेत नहीं दे पा रही है। अगला प्रश्न है दंड विधान उपन्यास में मुद्रा राक्षस ने किस गाँव को केंद्र में रखकर अंत्यजों और अस्पृश्यों तथा उनका शोषण करने वाले सवर्णों के बीच वर्ग संघर्ष को उभारा है? ऑप्शन है गंगोली, ऑप्शन बी कटरा, ऑप्शन सी भद्रा, ऑप्शन डी पट्टन वैली। सही उत्तर होगा भद्रा। अगला प्रश्न है दंड विधान उपन्यास में शोषितों के नेता मास्टर भूरेलाल को पुलिस क्या कहकर गोलियों से भून देती है? पहला ऑप्शन है भूमाफिया,
ऑप्शन बी है नक्सलाइट, ऑप्शन सी है अपराधी, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक तत्व। सही उत्तर होगा नक्सलाइट। अगला प्रश्न है दंड विधान उपन्यास का अंत किस घटना से होता है? ऑप्शन ए शोषितों की जीत से, ऑप्शन बी नई व्यवस्था की प्रतिष्ठा से, ऑप्शन सी भद्रा गांव का निचला हिस्सा जलकर खाक हो जाता है, ऑप्शन डी मास्टर भूरेलाल का न्याय होता है। सही उत्तर होगा इसका अंत किस घटना से होता है? भद्रा गांव का निचला हिस्सा जलकर खाक हो जाता है। अगला प्रश्न है दंड विधान के अंत में लेखक नई लावनी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पुलिस की गोली, ऑप्शन बी गांव का जलना, ऑप्शन सी नया सृजन जो मुक्ति संघर्ष को सार्थक परिणति तक ले जाने का माध्यम बनेगा, ऑप्शन डी मास्टर भूरेलाल का गीत। सही उत्तर होगा नया सृजन जो मुक्ति संघर्ष को सार्थक परिणति तक ले जाने का माध्यम बनेगा। दंड विधान के अंत में लेखक ने नई लावनी से इसे ही संबोधित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दंड विधान में मुद्राराक्षस ने अपने को और स्पष्ट किया है। भद्रा गांव को केंद्र में रखकर उन्होंने गांव के अंत्यजों और अस्पृश्यों तथा उनका शोषण करने वाले सवर्णों के बीच वर्ग संघर्ष को पूरी तरह उभारा है। लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में शोषितों के नेता मास्टर भूरेलाल को पुलिस नक्सलाइट कहकर गोलियों से भून देती है। व्यवस्था उच्च वर्ग के साथ है। मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले शोषित जन अभी अनाड़ी हैं। भद्रा गांव का निचला हिस्सा जलकर खाक हो जाता है। उपन्यास का अंत करके लेखक लिखता है, विशन तुम्हारा चंग कहाँ है? इस आँच में सेकोगे तो कभी नहीं उतरेगा। हाँ, अब सिर्फ लावनी तुम्हें एक नई लिखनी होगी। जनसंघर्ष की जो आँच बुझा दी गई है, अभी उसमें गर्मी है, उसे नए सृजन से पुनः प्रज्वलित करना होगा। नई लावनी वह नया सृजन ही होगा जो मुक्ति संघर्ष को उसकी सार्थक परिणति तक ले जाने का माध्यम बनेगा। मुद्रा राक्षस हताश नहीं है, वे जनशक्ति को पुनः संगठित करके बेहतर समाज बनाने की दिशा में निरंतर गतिशील है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का दृष्टिकोण कैसा है? ऑप्शन ए हताश और निष्क्रिय, ऑप्शन बी केवल व्यंग्यात्मक, ऑप्शन सी जनशक्ति को पुनः संगठित करके बेहतर समाज बनाने की दिशा में गतिशील, ऑप्शन डी व्यवस्था का समर्थन करने वाले। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। मुद्रा राक्षस के उपन्यासों का मूल स्वर वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के समूचे तंत्र को बेनकाब करके नई व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रगतिशील तत्वों को संगठित करना और शक्ति देना है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का उपन्यास प्रपंच तंत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो प्रपंच तंत्र का प्रकाशन वर्ष है 1985। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले रचनाकार है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का समय है 1934 से 2014। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के कुल कितने उपन्यास प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही उत्तर होगा 3 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये 3 उपन्यास हैं कटा हुआ आसमान जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 है, मुर्दाघर 1974, अकाल 1997। अगला प्रश्न है कटा हुआ आसमान उपन्यास में किस महानगर में सेवारत प्राध्यापकों की स्थिति का यथार्थ चित्र अंकित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी लखनऊ। कटा हुआ आसमान उपन्यास में महानगर जो सेवारत प्राध्यापकों की स्थिति का यथार्थ चित्रित करता है वह है बम्बई। अगला प्रश्न है कटा हुआ आसमान उपन्यास में बम्बई की कुरूपता को उजागर करने के बावजूद किस बात की कमी रह जाती है? ऑप्शन ए प्राध्यापकों की आवासीय समस्या का चित्रण, ऑप्शन बी शानदार होटलों के विलास का चित्रण, ऑप्शन सी उससे मुक्ति के लिए किसी प्रकार के संघर्ष की चेतना, ऑप्शन डी साबुन बनाने वाली संस्थाओं की खोखली तड़क भड़क। सही उत्तर होगा उससे मुक्ति के लिए किसी प्रकार के संघर्ष की चेतना कटा हुआ आसमान में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कटा हुआ आसमान का कथानायक रमेश नौटियाल व्यवस्था को चुनौती क्यों नहीं दे पाता है? ऑप्शन ए वह आर्थिक तंगी से परेशान था, ऑप्शन बी वह विद्यालयों की धांधलियों से ऊब चुका था, ऑप्शन सी वह किटी के प्यार में इतना डूब जाता है, ऑप्शन डी उसे मुंबई की कुरूपता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही उत्तर होगा सी वह किटी के प्यार में इतना डूब जाता है। कटा हुआ आसमान में बम्बई में सेवारत प्राध्यापकों की स्थिति का यथार्थ चित्र अंकित है। उनकी असंतोषजनक सेवा शर्तें, आवासीय समस्या, आर्थिक तंगी, विद्यालयों में चलने वाली धांधलियाँ तथा इन सब के बीच किसी तरह जीवन को घसीटता हुआ प्राध्यापक, आनुषंगिक रूप से बम्बई की अन्य जिंदगियां, फुटपाथों पर सड़ते हुए लोग, कारखानों में घुटते हुए मजदूर, शानदार होटलों का विलासमय जीवन, साबुन बनाने वाली संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताएं और उनकी खोखली तड़क भड़क भी उपन्यास में आई हैं। इस प्रकार कटा हुआ आसमान बम्बई की कुरूपता को तो उजागर करता है किंतु उससे मुक्ति के लिए किसी प्रकार के संघर्ष
की चेतना नहीं देता। कथानायक रमेश नौटियाल किटी के प्यार में इतना डूब जाता है कि किसी स्तर पर व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाता। अगला प्रश्न है, मुर्दाघर उपन्यास में बम्बई के किस वर्ग के जीवन यथार्थ को चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए प्राध्यापक और छात्रों का, ऑप्शन बी भटियारन मजदूर खोमचे वाले दलाल का, ऑप्शन सी साबुन बनाने वाली संस्था के मालिकों का, ऑप्शन डी शानदार होटल में रहने वाले विलासी लोगों का। सही उत्तर होगा भटियारीन मजदूर खोमचे वाले और दलाल का। अगला प्रश्न है, मुर्दाघर उपन्यास में मुर्दाघर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए केवल गंदी जगहों को, ऑप्शन बी पूरी व्यवस्था द्वारा बनाए गए समाज को जहां सड़ी हुई लाशें हैं, ऑप्शन सी झोपड़ों और फुटपाथों को, ऑप्शन डी केवल अंधेरे कोनों को। सही उत्तर होगा मुर्दाघर कहा गया है पूरी व्यवस्था द्वारा बनाए गए समाज को जहां सड़ी हुई लाशें हैं। अगला प्रश्न है, मुर्दाघर उपन्यास की मुख्य उपलब्धियां क्या मानी गई हैं? ऑप्शन ए सुंदर प्रेम कहानी का चित्रण, ऑप्शन बी व्यवस्था के प्रति एक क्षोभ और जुगुप्सा का भाव जगाना, ऑप्शन सी मुंबई के विलास को दिखाना, ऑप्शन डी प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान करना। मुर्दाघर उपन्यास की मुख्य उपलब्धि का क्या मानी गई है? व्यवस्था के प्रति एक क्षोभ और जुगुप्सा का भाव जगाना इसकी उपलब्धि मानी गई है। अगला प्रश्न है, मुर्दाघर तथ्य देख लेते हैं। मुर्दाघर में बम्बई की भटियारिनों का जीवन यथार्थ चित्रित है। इनमें मैना, बशीरन, रन, पार्वती, चंद्री, मंगला, जमीला जाने कितनी हैं। झोपड़ों में, गंदी जगहों में, फुटपाथों पर, अंधेरे कोनों में, बस स्टेशनों पर कहीं भी मिल जाएंगी। इनके साथ मजदूर, खोमचे वाले, जेब कतरे, दलाल और झुग्गियों में रहने वाले कितने ही अन्य लोग हैं। यही मुर्दाघर है, यहाँ सड़ी हुई लाशें हैं। व्यवस्था ने पूरे समाज को मुर्दाघर बना रखा है। यह उपन्यास व्यवस्था के प्रति एक क्षोभ और जुगुप्सा का भाव जगाता है। यह इसकी उपलब्धि मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, अकाल उपन्यास में आज के दुर्दशाग्रस्त गाँवों में कौन मिलकर गाँव का दोहन कर रहे हैं? ऑप्शन ए केवल अधिकारी वर्ग, ऑप्शन बी केवल किसान और मजदूर, ऑप्शन सी नेता, दलाल और तस्कर, ऑप्शन डी प्राध्यापक और छात्र। सही उत्तर होगा नेता, दलाल और तस्कर गांव का दोहन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अकाल उपन्यास के अनुसार महत्वाकांक्षी युवक जगदीश के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए वह संघर्ष की चेतना जागृत करता है, ऑप्शन बी वह अमीर बनने में सफल हो जाता है, ऑप्शन सी वह शीघ्र अमीर बनने के प्रयत्न में अपना सब कुछ खोकर न घर का रहता है न घाट का, ऑप्शन डी वह व्यवस्था को चुनौती देता है। सही उत्तर होगा वह शीघ्र अमीर बनने के प्रयत्न में अपना सब कुछ खोकर न घर का रहता है न घाट का। अगला प्रश्न है, अकाल उपन्यास आज की मूल्यहीन उपभोगवादी संस्कृति के लिए क्या है? ऑप्शन ए केवल समर्थन, ऑप्शन बी केवल प्रशंसा, ऑप्शन सी समीक्षा और आज के युवकों के लिए एक चेतावनी दोनों, ऑप्शन डी एक रोचक कहानी। अकाल उपन्यास समीक्षा और आज के युवकों के लिए एक चेतावनी भी है। अगर हम इसकी बात करें इस उपन्यास की, अकाल में आज के दुर्दशाग्रस्त गांव की कहानी कही गई है। आज गांव में नेता, दलाल और तस्कर मिलकर गांव का दोहन कर रहे हैं। मेहनतकश गरीब लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। ऐसे ही गांव का एक महत्वाकांक्षी युवक जगदीश शीघ्र अमीर बनने के प्रयत्न में अपना सब कुछ खोकर न घर का रहता है न घाट का। यह उपन्यास आज की मूल्यहीन उपभोगवादी संस्कृति की समीक्षा और आज के युवकों के लिए एक चेतावनी दोनों है। अगले रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह से संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।